गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आगे बेटा 1.1 क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शंस के तीसरे पार्ट में, और इसमें हम बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं हमारे 6-7 क्वेश्चन सब इसमें करेंगे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें अब हम याद, अगर आपको ध्यान हो तो बेटा, ऐसे मैंने अभी रिसेंटली कराया तो इसलिए मुझे ध्यान रहता है, तो उसमें हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी और कुछ और ज्योमेट्रिकली हमने डिस्कस भी किया हुआ था। तो ये कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 11 का क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं बेटा। फिर मैं समझा देता हूँ इसको ढंग से। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो एक प्लेन क्या होता है बेटा? एक सपोज ये एक वॉल है, ये पूरा एक प्लेन है बेटा, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो वो सारे पॉइंट्स का एक सेट है। तो एक ही प्लेन पर है, ऐसा नहीं कि दूसरी जगह कहीं और प्लेन जगह आ जाए, वो वाला नहीं। तो एक ही साइड पर आप मान के चलिए देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स, और उस पॉइंट में से पी क्यू कुछ दो पॉइंट इस तरह से हैं कि वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब फिगर से समझ लेते हैं बेटे। लेट्स से अभी आपको पी क्यू एक पॉइंट दिया गया है, और ये बोला गया है कि ये जो पी क्यू पॉइंट है ये क्या है? ये ओरिजिन है, राइट। दिस इज योर O00। ओरिजिन मीन्स दिस इज योर, ये आपको पता ही बेटा, ये एक्स एक्सिस, राइट, ये माइनस एक्स, ये वाई, एंड दिस इज माइनस वाई। तो यहां कोई एक पॉइंट है P, राइट। दिस इज इक्वल, दिस इज इसकी जो लेंथ सपोज A है बेटे, और एक पॉइंट और है वो है Q, तो इसका भी डिस्टेंस A है, ये इसने कहा है बेटे। दैट मीन्स देयर आर टू पॉइंट्स विच आर इक्वली डिस्टेंस, ठीक है ना, इक्वली डिस्टेंस में है, लाइक दिस। तो ये मैं A सपोज कर लेता हूँ, ये भी A ही होगा। अगर 5 करना चाहे तो आप इसे 5 कर सकते हैं। ये दोनों A डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये A है तो दैट मीन्स OP एंड OQ आर इक्वल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि बोला गया है जो PQ पॉइंट से दोनों ओरिजिन से इक्वल है, तो PQ और डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस नहीं है बेटे, यहां से यहां तक का, तो मैंने OP लिख दिया बेटे यहाँ पर। ये हमें कंडीशन दी गई है, कंडीशन इज क्लियर बेटे, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटे। चलिए, अब हमें प्रूव करना है बेटे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको दो पॉइंट ले लेंगे A यानी कि आप A की जगह हम P पॉइंट ले लेते हैं बेटे, तो P और P पॉइंट लेते हैं बेटे। अब तो ये देखिए बेटे, क्योंकि और कोई कंडीशन दोनों इक्वल है, तो यहाँ को बिल्कुल इजीली आप कह सकते हैं बेटे कि P और P अगर दोनों सेम है, कोई कंडीशन यहाँ पर अलग से है ही नहीं, तो ये लेंथ इसकी A है, तो ये भी लेंथ A है, और खुद से तो लेंथ A ही रहने वाली है। तो आप P ले ले या Q ले ले, तो उसमें क्या होने वाला है ये, या फिर और ये ऐसे कह सकते हैं Q और मैं Q ले लेता हूं, तो ये दोनों के दोनों खुद से डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही मेंटेन होने वाला है। तो दैट्स व्हाई बेटा PQ एंड PP एग्जिस्ट, इसलिए ये बेटे रिफ्लेक्सिव तो है। इसमें इसमें भी कुछ खास नहीं बेटे, समझा जा सकता है। जब भी कोई कंडीशन है ही नहीं तो आपसे A लिया जाएगा तो एग्जिस्ट करेगा, वो इंटीजर्स वगैरह के लिए अलग केस हो जाते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटे सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक में क्या है कि A से B यानी कि दो पॉइंट लेते हैं P एंड Q। अब P एंड Q कोई डिस्टेंस है यहाँ पर रिलेशन में है, और इसने बोला है कि PQ अगर कोई पॉइंट है, ये P और Q दो पॉइंट हैं, तो क्या होना चाहिए कि PQ OP और OQ बराबर होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का, दोनों P और Q अगर मैंने दो पॉइंट लिए हैं, इन दोनों का डिस्टेंस O से और ये दोनों बराबर होना चाहिए। दैट मींस ये इक्वल टू ये लिख, इसका मतलब ये अगर मैं ये लेता हूं तो इससे ये सेटिस्फाई होता है बेटा, OP इज इक्वल टू OQ, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब मैं इसे रिवर्स करता हूं, अब मैं चेक करता हूं रिवर्स बेटे, क्या ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब QP का मतलब क्या हो बेटे, देखो इसको ध्यान से समझो बेटे। जब मैंने PQ लिखा तो O से P का डिस्टेंस, O से ही Q का डिस्टेंस लेना है, वो आपने ये लिख दिया यहाँ पर। अब मैंने QP लिया तो अब O से Q लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ O से Q और O से P। अब OQ क्या है, OQ और OP बराबर है या नहीं, यही तो हमें चेक करना है ना। अब देखो बेटे, OQ ऑलरेडी यहाँ पर OP के बराबर लिया जा चुका है, इसको आप A कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये आप OQ जो है वो तो A हो गया, यानी कि OP ही हो गया बेटा।
दैट मीन्स OQ एंड OP इज आल्सो एग्जिस्ट, राइट। तो OP और OQ तो कर ही रहा था, अब मैंने उल्टा कर दिया, O से Q भी तो उतने A मीटर ही रहेगा, O से P उतना ही रहने वाला है, इक्वल है इस वजह से। अगर इक्वल नहीं होते तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट मीन्स QP इज आल्सो बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन। इसलिए क्या हो गया बेटे, सिमेट्रिक भी हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे, AB यानी कि अब पॉइंट लेते हैं PQ। अब PQ को रिलेशन में अगर है तो क्या होना चाहिए बेटा, PQ अगर रिलेशन में है तो क्या होता है, O से P का डिस्टेंस विच इंप्लाइज OP इज इक्वल टू OQ, राइट। चलिए अब मैं लेता हूं Q से, अब तीसरा पॉइंट लेना है तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे कोई और ले लो, R ले लो, ठीक है, R ले दो। अब क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपको इक्वल लेना है, ये कंडीशन है, क्योंकि जब भी जिसके साथ भी पेयर लोगे, QR लोगे, तो आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही करनी है। चल, इसलिए पहली कंडीशन मैंने PQ के लिए, अब मैं QR के लिए लेता हूं, इन दोनों पॉइंट के लेता हूं बेटे, इन दोनों का लिया, अब इन दोनों का लेता हूं, और मैं मान के क्या चल रहा हूं बेटा, ये भी रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में है तो बेटे O से इन दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए, तो O से Q विच एम्प्लाइज O से Q इज इक्वल टू O टू R। ये हमें एक्चुअली इफ कंडीशन में होता, प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि P से R भी एग्जिस्ट करेगा। अब PR पॉइंट लेते हैं, लेट PR चेक करते हैं बेटे, ये हमें चेक करना है। तो P से R का रिलेशन क्या बनता है बेटे, O से P का डिस्टेंस एंड O से ही R का डिस्टेंस क्या इक्वल आएगा, वो हमें चेक कर लेते हैं बेटे। अब OP हमें दिया हुआ बेटे, OQ किसके बराबर है, OQ के, यानी A सपोज कर लो, तो ये तो आ गया OP बराबर आ गया आपको A, राइट। अब OP क्या है, देखो A किसके इक्वल है बेटे, A OQ के बराबर भी है, OR के बराबर भी है, तो ये भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। इसका मतलब आप इस A की जगह ये कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं O, हमें चाहिए P और R, तो मैं OR लिख देता हूं बेटा यहाँ पर। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स OP इज इक्वल टू OR। तो इससे क्या मतलब हुआ बेटा, दिस इंप्लाइज दैट PR एग्जिस्ट इन दिस रिलेशन। बस सिंपल। चलिए अब ये क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया बेटा। इसी के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड किया हुआ है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P। इस P से रिलेटेड ऐसे बहुत और भी सेट्स हैं, सॉरी और भी पॉइंट्स हैं, जैसे सपोज 1 2 3 4 5, ये PQR हो गया, STUVW, दे आर सो मेनी पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स क्या है, P से रिलेटेड है या Q से रिलेटेड है या R से रिलेटेड है। देखो P और Q आपस में रिलेटेड है, क्यों, रिलेटेड का मतलब क्या होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। P कहता है मैं इतने डिस्टेंस पे हूं, तो Q भी कहता है मैं भी इतना ही हूं, तो R भी कहता है मैं भी इतना ही हूं, तो अब दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड है, दैट मींस उसी की प्रॉपर्टी को वो एक्सेप्ट करता है। तो यहां पर एस टी बहुत सारे पॉइंट है, ये P को रिलेटेड है, दैट मींस P से रिलेटेड है, तो ये S इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, तो इसका डिस्टेंस भी A होना चाहिए, इनका डिस्टेंस भी A ही होना चाहिए, क्योंकि ये सारे ऑल सेट्स के जो जितने भी सेट्स है उन सब का एक पॉइंट जो सेट बनेगा, सॉरी, और वो सेट जो है सारे पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस होंगे और P के हिसाब से, क्योंकि P से वो रिलेट कर रहे हैं, इसलिए बेटा सारे A हो गए। अब कहता है कि ये जो है सर्किल से पास होगा। अब आप मुझे बताओ, क्या अगर किसी भी, ये हम जानते हैं बेटा, अगर कोई एक O सेंटर है, इसका डिस्टेंस अगर 5 मीटर है, ये लाइन 5 मीटर की है और ये भी लाइन 5 की है, ये भी 5 है, यानी ऑल द साइड्स length of the sides are equal which are passing from center point which is O, that means this will give you a picture of figure of circle। तो दिस सर्कल की डेफिनेशन है, अगर इन सबके डिस्टेंस इक्वल रहते हैं तो ये रेडियस की तरह ट्रीट होंगे, और इसलिए ये कहां से पास हो रहे हैं सारे पॉइंट, एक सर्कल से। सो दैट्स द क्वेश्चन। तो ये प्रूव करना है कि जितने ये पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन वो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है कि वो P से रिलेटेड होने चाहिए। हाँ, Q से भी कह सकता है, R से भी कह सकता है, क्योंकि QR तो हम सिद्ध कर ही चुके हैं, वो ऑलरेडी उसके इसी से रिलेटेड है।
इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड है तो ये सब की सबकी लेंथ ए होगी, यानी कि इसकी इक्वल होगी तो सारे के सारे रेडियस हो गए. दैट्स व्हाई दे विल पास, ऑल द पॉइंट्स विल पास थ्रू द सेम सर्कल व्हिच हैज ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन 0 0. बस ये प्रूव करना था बेटा. तो इसमें कुछ प्रूव करने को है नहीं. आप कह सकते हो सिंस, मैं डी पॉइंट दूसरा पॉइंट यहां लिख रहा हूं बेटा, since all the points, like मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, इसी S T U V etc are related to point P. वो ओरिजिन है, ओरिजिन नहीं है बेटा, वो P अलग से पॉइंट है, तो उससे रिलेटेड है तो इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. So that means the distance which means S O से SB, O से P इक्वल है, O से P will be equal to O से S, O से T, O से T और O to U, सारे के सारे ये इक्वल होने वाले हैं बेटा. O S T U V जो भी लिखना चाहे, like that. तो ये क्या मतलब बन गया बेटा, ये सारी के सारे क्या बन गए, ये एक कॉमन लेंथ हो गई रेडियस. हेंस दिस विल, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये रेडियस बन गया, दिस ऑल द पॉइंट्स विल पास थ्रू ए सर्कल. हेंस क्लियरली बेटे, हेंस एस टी पी क्यू तो है ही खैर, पी एस टी यू एटसेट्रा आर पासिंग through the circle which having origin O. तो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया बेटा. क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दिया हुआ है, R is a set of all types of triangles. ठीक है, तो एक रिलेशन उन्हीं बहुत सारे सेट, एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, आइसोसेल, इक्विलेटरल, स्केलम, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जो भी हैं. अब उनमें से कुछ एक सबसेट निकल के आता है, कुछ ऑर्डर पेयर्स निकल के आते हैं. वो कौन से लेने हैं, 2 ट्राइंगल लेने हैं उनमें से, और दोनों ट्राइंगल के बीच में ये रिलेशन है कि एक ट्राइंगल दूसरे का सिमिलर है. तो बेटा सिमिलर की प्रॉपर्टी आप 10th में पढ़ ही चुके हैं बेटे. क्या होते हैं, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है. अब 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है, ये कंडीशन है बच्चे. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो चलिए बेटा लेके चलते हैं. सिंस अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, T1 हमें दिया हुआ है, T2 राइट. इसमें क्या है बेटा कि T1 जो है which implies that T1 is similar to T2. सिमिलर का ही सिंबल है बेटे, ठीक है ना, समरूप बोलते हैं. 2 ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है. तो सिमिलर से क्या मतलब होता है, एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा है. लेकिन जब इसके रेशो में ये वाली साइड लेते हैं और इसका रेशो इससे निकालते हैं और इसका रेशो इससे निकालते हैं, किसी से आगे पीछे हो सकता है, तो भी इक्वल आना चाहिए. अगर इसका रेशो इन दोनों का लेता हूँ 1/2, तो इसका भी काट कूट के 2/4 दोबारा 1/2 ही आना चाहिए. इस तरह से इसका और इसका लूंगा तो वो भी रेशो इक्वल आना चाहिए. तो ये इसका मतलब है. तो ट्रायंगल छोटे और बड़े हो सकते हैं, साइड उल्टी सीधी हो सकती है, लेकिन रेशो तीनों का जो है ये सेम आना चाहिए. तो वो हमारी सिमिलर की प्रॉपर्टी है. तो ये आपको दिया हुआ है. चलिए ये आप ऐसे कह सकते हैं, मैं ए ले लेता हूँ, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर. तो इसका मतलब हो गया कि ए अपॉन पी कर देता हूँ और बी अपॉन क्यू कर देता हूँ और सी अपॉन आर कर देता हूँ. तो ये कांस्टेंट रहेगा बेटे, ये वैल्यू सारी सेम आएगी. चलिए अब इसकी यहाँ जरूरत पड़ सकती है फिलहाल समझाने के लिए बेटे. चलिए अब हमें लेना T1 और T2, यानी कि दोनों हम अब रिफ्लेक्सिव लेना है तो दोनों सेम होने चाहिए बेटा. तो अब ले लेते हैं यहाँ पर T1 और T1. तो अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, T1 का T1 से रिलेशन. तो मैंने अब भी बताया बेटे जब कोई कंडीशन है ही नहीं तो T1 खुद से तो सेम ही रहने वाला है. मैं अगर फादर हूं तो मैं फादर ही हूं ना, तो मेरे से मेरा मतलब सेम ही रहता है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है बेटे. T1 T2 एग्जिस्ट, चाहे वो उसमें सिमिलर हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो कॉन्ग्रेंट हो, तो वो T1 से T1
हमेशा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा क्लियरली ये एग्जिस्ट करता है, तो इसको आप कह सकते हैं ये एक रिफ्लेक्सिव है, हैंस रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आपका निकल गया बेटा, इसमें कुछ खास दम नहीं है। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ जाता है। अब ए बी यानी कि दो ट्रायंगल लेते हैं बेटा, T1 एंड T2। अब क्योंकि ए बी बोला है तो दो अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए बेटा, ये अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसका दिस कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, T1 इज सिमिलर टू T2, दैट मींस T1 शुड बी सिमिलर टू T2। ये कंडीशन तो हमें सपोज लेनी पड़ती है। यही अगर ये ऐसा है, इफ दिस इज पॉसिबल, देन क्या अब हमें चेक करना है T1 और T2 और T1 भी बिलोंग करेगा, ये हमें चेक करना है बेटा, राइट। चेक करते हैं। अब मुझे बताइए बेटा, अगर ये ट्रायंगल इन दोनों का रेशियो इक्वल हाफ निकल के ये आ रहा है, राइट, इफ 1/2 1/2 1/2 तीनों सेम आ रहे हैं, तो इसको उल्टा कर दो मैं 2/1 2/1 तो 2/1, तो वो भी तो सेम ही आने वाला है। यानी कि इसके अपॉन में ये लिखूं या P के अपॉन में A लिखूं, तो वो भी सेम आने वाला है बेटे, A/P या P/Q, P/A, ऐसी Q/B, तो वो सेम ही आएगा। क्लियर बेटा? तो इस मींस ये इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखा है बेटा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो A/P या P/Q करने से भी रिलेशन और रेशो इक्वल ही रहता है, क्योंकि हम तीनों में कर रहे हैं उल्टा, राइट। तो क्लियरली बेटा, रेशो ऑफ ऑल द corresponding sides will remain equal। इसको उल्टा करने पर भी इसका जो रेशो है, यानी कि दिस अपॉन दिस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो अभी भी इक्वल रहता है। इसका मतलब T2 hence you can say that hence T2 is similar to T1। ये तो बोला, इसका मतलब ये इसका सिमिलर ही रहेगा बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि T2 और T1 एग्जिस्ट करता है इस रिलेशन में, तो सिमेट्रिक भी हुई गवा बच्चा। क्लियर बच्चों? तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया था, वो तो बहुत ही आसान है बेटे। अब इस पे चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ ए इसको लेते हैं बेटे, ए से बी, यानी कि अब मैं लेता हूँ T1 एंड T2। अगर दो रिलेशन ये एग्जिस्ट करते हैं T से T1 T2, तो इसका क्या मतलब है बेटे, T1 इज कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू T2। चलिए, और अगर मैं T2 से T3 ले लेता हूँ, अब कोई तीसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ बेटे, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई सपोज ऐसा ले लेता हूँ, तो इसका ABCPQR, इसका ले लेते हैं बेटा X Y और Z। ठीक है, तो T1 बिलोंग टू रिलेशन है, तो बेटे T2 से T3 भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। अच्छा बेटे एक बात बताओ, एक दो आदमी है, ये चलो यही कर देता हूँ बेटे, T1 T2 और T3, इसका वेट इसके बराबर है, इसका वेट इसके बराबर है, तो बेटे इसका वेट भी तो बराबर हो गया। ये T1 क्या कहता है, T2 से सिमिलर है, इन दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दोनों सिमिलर हैं, और T2 इसके सिमिलर है, तो बेटे T1 और T3 भी बाय एक्सियम प्रूव हो जाता है बेटे। फिर भी आप लिखना चाहे, इस तरह समझना चाहे, आप कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमें T2 T3, इस तरह से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं बेटा। सिंस द, या सिंस कहो या क्लियरली कहो आप, T2 और T3 द रेशियो of corresponding sides of T2 and नहीं, T2 and T3 नहीं बेटा, T1 and T3, T1 and T3 will also remain same।
इसका मतलब T1 भी T3 से कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए अब आप कह सकते हैं विच मीन्स T1 एंड T3 आल्सो एग्जिस्ट। ये भी ट्रांजिटिव है बेटा, ये भी प्रूव हो गया बेटा। तो वैसे हम जानते हैं बेटा, इसमें से लिखने के लिए कुछ दम है नहीं। यही चीज अब मैंने आपको सिमिलर बोला है, यही मैं कॉन्ग्रुएंसी में कर दूं, यही मैं कुछ और ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी में कर दूं, तो बेटे तीनों चीजें होने वाली हैं मोस्ट प्रोबेबली, राइट। अगर ए इसका कॉन्ग्रुएंट है, बी दो ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, फिर दूसरा तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला भी तीसरे से होगा ही होगा। तो ज्योमेट्रिकली हमें चीजें अच्छी तरह से मालूम है बच्चे, तो मैंने इसे लिख दिया, कोई खास इसमें ज़्यादा मुश्किलात आने वाली नहीं लग रही मुझे, ठीक है बेटा। अब इसका जो अगला पॉइंट है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया बेटा। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। चलिए अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अब आपको 3 ट्रायंगल्स दिए हैं बेटा, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ बेटे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं बेटा, मैं इसे रब कर देता हूँ। अब इसके अंदर आपको 3 ट्रायंगल्स दिए हैं बेटे, T1 दिया है आपको, लेट्स से 3 4 5 3, क्योंकि राइट एंगल बोला है तो हम ऐसे लिख लेते हैं बेटा, दिस इज 3 and 4 and this is 5, एंड T2 भी ले लेते हैं। चलिए T2 ले लिया हमने, लाइक उसका कितना है बेटे 5 12 13, तो ये 13 हो जाएगा बेटा, ये 12 और ये 5, और T3 मैं यहाँ ले लेता हूँ, T3 आपका 6 8 10, तो 10 and 8 and 6। तो ये ट्रायंगल्स की साइड्स दी गई हैं और ये भी बोला गया है ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपको इसमें तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है बेटे, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि अगर ये ट्रायंगल्स की साइड्स हैं तो अब बताइए इनमें से कौन सा सिमिलर होगा। बेटे सिमिलर की प्रॉपर्टी वो हम जानते ही हैं, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, जिनको रेशो लेने पर, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो लें और वो इक्वल आ जाए तीनों के तीनों, तो वो होंगे। जैसे कि एग्जांपल लो, मैं अगर इन दोनों को लेता हूँ 5/13, कोई 5/5 1 4/12 नहीं, कंडीशन नहीं बनता है। तो आप गौर से देखो बेटे रेशो कहाँ पर आ रहा है, देखो 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, दैट मीन्स 4/8 क्या हो जाता है 1/2। अब आप ऐसे बेटे 5/10 क्या हो रहा है 1/2। हाँ ये चीज बन रही है बेटा, तो इसका रिलेशन इससे बन रहा है, इसका इससे इक्वल आ रहा है, और ये 12 रह गया बेटे, इसका इससे आ रहा है। ओ सॉरी, अब मैंने कहाँ का ले लिए 5 10 and 13 क्या ले लिया मैंने, सॉरी अलग अलग कैसे हो गया, साइड गलत तो नहीं की, 5 3 4 5 3 4 5, ठीक है, 5 12 13 5 12 13 and 6 8 10 6 8 10 3 हाँ ठीक है बेटा, 4 का आप ठीक है आप इससे ले सकते हैं, 4 8 हो गया बेटे, 5 10 हो गया, 5/10 क्या हाफ हो जाएगा, 4/8 हाफ हो जाएगा, और 3/6 हाफ हो जाएगा। तो ये दोनों बेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं। T1 रिलेशन में आप लेते हैं 5 4 and 3, और T2 में ले रहा हूं यहाँ पर ये राइट 10 6 8। तो अब आप कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप 4 को यहाँ पे कर दें और 8 यहाँ कर दें, 3, तो थोड़ा सा आसान रहेगा बेटे। अब मैं इसके रिलेशन इसके अपॉन में ये लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ 2 ट्राइंगल्स क्या होता है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, दैट मीन्स अब ABC लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5/10 and 3/6 and 4/8। अब आप सबको काटो बेटे 1/2 ही आ रहा है, दैट इज 1/2, दैट मीन्स इन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, हेंस दिस T1 इज सिमिलर टू T2। बेटे ये आपको चेक करना था, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो 10th का है बेटे, इसमें कुछ है ही नहीं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत आसान है बेटे।
इसके अंदर ट्राइंगल्स, इसके अंदर पॉलीगन्स आ गए बेटे। अब पहले दो ट्राइंगल थे, अब वो सिमिलर थे, थोड़ा सिमिलर की डेफिनेशन आ रही थी उसमें, इसमें तो वो भी नहीं है बेटे, इसमें पॉलीगन्स लिया गया है। तो ये रिलेशन आर क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स क्या होते हैं बेटे, जिसकी 3 साइड्स 4 साइड्स 5 साइड, इस तरह से पॉलीगन्स कहलाता है। यानी कि ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, दीज ऑल आर पॉलीगन्स which have some number of sides। तो कुछ P1 और P2 दो पॉलीगन ले लेते हैं हम। सपोज मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ 3 साइड वाला बेटे, और दूसरा भी ट्राइंगल ले लेते हैं, छोटू ले लेते हैं, चलो इसको बड़ा कर देते हैं, ये ऐसा है, और दूसरा बड़ा ले लिया हमने, लेकिन साइड्स इसकी भी 3 ही है। अगर ये T1 है, ये T2 है, तो ये दोनों क्या है बेटे, सेम पॉलीगन है, 3 साइड्स वाले हैं। इसी तरह से आप क्वाड्रिलेटर ले सकते थे आप, ठीक है ना। मैंने Q1 ले लिया, दूसरा आपने इस तरह से ले लिया, वो थोड़ा बड़ा होगा Q2, ये एक पॉलीगन है तो ये भी पॉलीगन है। सेम पॉलीगन से मतलब बेटा सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो अब ये आपको बोला गया कंडीशन ये है कि पॉलीगन्स यानी कि साइड सेम रहनी चाहिए, चाहे 3 लें या 4 लें या 5 लें। चलिए अब रिफ्लेक्सिव आप चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं, तो पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में तो बेटा कुछ है ही नहीं, तो बहुत ही आसान रहता है बेटे, ए से ए लेना है, दैट मीन्स T1 से T लेना है, T2 लेना है, या आप Q1 से Q2 लेना है, राइट। दो ट्राइंगल लेने हैं, दो क्वाड्रिलेटर लेने हैं, दो पेंटागन लेने हैं, दो हेक्सागन लेने हैं, क्या वो दोनों इक्वल होंगे? देखो बेटे इसकी प्रॉपर्टी तो बहुत ही आसान है। देखो अब यहाँ पर तो ये भी नहीं कह रहा कि दोनों इक्वल है पॉलीगन्स, यहाँ तो ये कह रहा है कि T1 और T1 ही लो, ट्राइंगल से ट्राइंगल ही लो, वो भी सेम ही लो। ये छोटू, मैंने तो आपको एक छोटू और एक मोटू कर दिया भैया, आपको तो वो भी नहीं करना। आपको तो इसने बोला भाई ये छोटू ये बिल्कुल डिक्टो है, तो उसमें कितनी साइड होंगी? अरे वो सेम ही तो होगी। तो मेरे हाथ कितने? 2, तो मेरे खुद के हाथ कितने? 2, सेम ही रहने वाले हैं बेटा। इसकी साइड 3 है तो T1 की भी साइड भी 3 ही रहने वाली है, तो T1 एग्जिस्ट करेगा बेटा, यानी कि A1 एग्जिस्ट करेगा बेटा। आप P1 करना चाहें तो आप P कर सकते हैं, मैंने P लिखा है, चलिए आप P1 लिख दीजिए। P1 से P1 एग्जिस्ट करेगा रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा, क्लियर। अब चलते हैं बेटा यहां पर A से B, यानी कि अब ध्यान से बेटा A और तो B, इसका मतलब ये नहीं कि एक ट्रायंगल ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, ऐसा नहीं है, क्योंकि A से B का रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है, A से P1 ले लेता हूं, P1 और P2 अगर एग्जिस्ट करता है तो P1 क्या है बेटा, P1 क्या है, T1 है, और P2 क्या है, T2 है, यानी कि ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल है। P1 एंड P2 आर क्या है बेटा, अगर ट्रायंगल्स है तो ट्रायंगल 3 साइड्स होंगी, हैव, और आप ऐसे लिख लें बेटे क्लियरली बेटे, P1 एंड P2 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। लाइक अब एग्जांपल लेना चाहें ले सकते हैं बेटे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन एटसेट्रा, दोनों सेम होने चाहिए, पेंटागन पेंटागन, हेक्सागन हेक्सागन। हाँ छोटू हो जाए ये बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड सेम रहनी चाहिए। ये लगा दिया मैंने, ठीक है बेटा। क्या क्या P2 और P1 एग्जिस्ट करेगा? क्या ये एग्जिस्ट करेगा? उसके लिए क्या कंडीशन है कि ये दोनों के साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बेटा जब ये छोटू ट्रायंगल है ये मोटू ट्रायंगल है, इन दोनों की साइड कितनी है, 3 3 है। अब मैं कहता हूँ मोटू और छोटू की साइड कितनी होगी बेटा, तो भी 3 ही 3 रहने वाली है, राइट। तो P2 एंड P1 विल हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, इक्वल ही रहने वाली है। हैंस क्या हो गया बेटे, P2 और P1 एग्जिस्ट कर गया बेटे रिलेशन में, इसलिए सिमेट्रिक भी है। ठीक है बच्चों, ऐसे अब इस पे आ जाओ बेटे। अब और ले लेते हैं बेटे, अब P1 और P2 ले लेते हैं, ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या रिलेशन होता है बेटे कि P1 P2 में क्या होगा, इक्वल साइड्स होनी चाहिए। तो अब मैं अब P1 यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड ऐसा लिख देता हूँ N, राइट। तो P2 में क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स दोनों में इक्वल होंगे,
राइट। अब इतनी स्पेस नहीं है बेटा, मैंने इसे ये आपकी लैंग्वेज लिखी नहीं है, यू कैन राइट हियर लैंग्वेज लाइक दिस, राइट। चलिए अब मैं P2 और P3 ले लेता हूँ। ये भी रिलेशन में अगर बिलोंग करता है तो क्या होना चाहिए बेटे, P2 और P3 के एन भी यानी कि नंबर ऑफ साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। ये तो हम ईफ करके चल रहे हैं, इसका मतलब है ही है। अब क्या P1 और P3 की साइड्स भी इक्वल होंगी? अरे कैसा बच्चों ऐसा सवाल है बेटा, देखो यहाँ पर P1 और P3 लेते हैं बेटे। P1 और P3 में क्या होगा, मैं मान लेता हूँ ये 3 साइड वाला है पॉलीगन। अब ये भी मैंने 3 साइड वाला ले लिया, तो अब मुझे बता, इसकी 3 साइड, इसकी भी 3 साइड, इसकी भी 3 साइड, इसकी भी 3 साइड, तो इन दोनों की 3 साइड 3 हो गई कि नहीं हो गई? होगी बेटा। सिंस P1 and P3 will have equal number of sides, hence P1 and P3 will also be a same polygon. So रिलेशन में एग्जिस्ट कर गया बेटा, हो गया ट्रांसिटिव, ये भी हो गया, ठीक है। और इसका तीनों यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो गया प्रूव। अब दूसरा जिसका पार्ट है वो तो बहुत ही आसान है बेटे, मैं इसको यहां कर देता हूं। इस पार्ट में बोला गया है, जो बी पार्ट है वो एक ट्राइंगल दिया गया जिसकी साइड्स है 3, 4 एंड 5, ठीक है ना। तो ये अब आपको एक सेट दिया गया है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया और ऑब्वियसली है भी बेटा। आपको ये फिगर ना, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद रहने चाहिए बेटा, 4 और 3। इफ यू स्क्वायर बोथ द साइड्स 3 and 4 and the sum it, you will get the same number 5. That means the square of hypotenuse is always equal to the sum of the square of other two remaining sides, then it will be a right angle triangle. तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की अपनी डेफिनेशन है और हमें पता भी है बेटा, तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था, ये फाइंड बोला गया है, फाइंड द सेट ए विच इज क्या है, विच इज रिलेटेड टू P1 दिस। मैंने अब भी आपको समझाया बेटे, अगर एक ऐसा सेट निकालो जो P1 से रिलेटेड हो। अगर कोई P1 से रिलेटेड है तो मैंने अभी बताया क्या बेटे कि P1 की सारी प्रॉपर्टी A में आ जानी चाहिए। तो A में क्या आ जाना चाहिए बेटे, P1 की प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए, सारे गुण इसमें आ जाने चाहिए बेटा। समझ में आ रहा है? तो अब ये हो गया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा बताओ? इसकी प्रॉपर्टी यही तो है ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि द square of the one side is equal to the sum of the square of other two remaining side. That's why it is a right angle. Since 5 square is equal to 4 square plus 3 square, or P1 is a right angle triangle. आप P1 क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया। इसलिए ए जो सेट बनेगा उसका सेट में भी क्या आएगा, इट इज अ सेट ऑफ व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। बस ये पूछा हो, तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर। जो जब भी रिलेटेड बोला जाएगा ना, जो उसकी प्रॉपर्टी आएगी, हो सकता है वो आइसोसेल निकलता, हो सकता है वो कॉन्ग्रेट निकलता, तो जो भी ट्रायंगल या जो भी पॉलीगन निकलेगा जिस प्रॉपर्टी के साथ निकलेगा, ए सेट की भी वही प्रॉपर्टी होने वाली है। हाँ, इसमें अगर राइट एंगल नहीं बोलता तो हम खुद भी चेक कर सकते हैं। अब वो बोला है तो ठीक है, नहीं बोला तो खुद चेकआउट करो। इट इज क्लियरली शोन दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। So that's why the A set will be the set of right angle triangles only, not isosceles, not all types of triangle. It will be only right angle triangle. बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है। ये सब बेटे आप जानते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, फिर भी मुझे कराना पड़ रहा है बेटे, बहुत सिंपल है।
वीडियो है तो वीडियो आप देखते रहेंगे, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ज़्यादातर सवालों में आपको लिखने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी, तो वीडियो वॉच करो, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए, ये अब यहाँ पर क्या है बेटे, सेट ऑफ लाइंस है ऑन ए सेम प्लेन। एक प्लेन के बहुत सारी लाइंस है, जैसे कि एग्जांपल 1 2 3, इस तरह से बहुत सारी लाइंस है। वो टेढ़ी मेढ़ी इधर से भी हो सकता है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली जो भी हो सकती हैं। और यहाँ पर जो बोला गया है कि पेयर्स कौन से लेने, L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि दो लाइन लेनी है जो आपस में पैरेलल हो, L1 एंड L2, इस तरह से। तो आप ऐसा और ऐसा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं ले सकते। चलिए, ये इसकी कंडीशन है। अब आपसे कहा गया इसे इक्विवेलेंस प्रूव करो, तो आप रिफ्लेक्सिव देखते हैं। अब एक लाइन है, सपोज अब मैं ये लाइन 1 ले लेता हूँ, लाइन 1, तो दूसरा क्या होगा बेटे, वो भी लाइन 1 होगा। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि क्या L1 इज पैरेलल टू L2। अभी तो बोला था बेटा, क्या L1 L2 से थोड़ी, उससे L2 से पैरेलल हो या ना हो, परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो सकता है, पर खुद का रिलेशन खुद से तो सेम ही रहने वाला है। तो बेटे चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो परपेंडिकुलर हो, तो खुद का रिलेशन खुद से एग्जिस्ट करने वाला है। तो L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू L1, सॉरी, L1 is always parallel to L1, L1 is always equal to L1। तो खुद का खुद से रिलेशन, क्योंकि वो सेम ही है, इसके ऊपर ही रहेगा, तो ये इसी के ऊपर आ रहा है या वही है सेम, तो बेटे वो चीज़ पैरेलल ही होगी। वो ऐसा तो नहीं खुद वो यहाँ पर है और दूसरा वो यहाँ पर चला जाएगा, दूसरी लाइन तो जा सकती है, सेम नहीं जा सकती। तो बेटा L1 एंड L1 एग्जिस्ट करता है बेटे, हैंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में तो बेटे बहुत कुछ भी समझ में ना आए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए बेटा, बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटे। अब इसको पकड़ते हैं बेटे, ए और बी का मतलब हो गया L1 है और एक L2 है। अगर ये रिलेशन में बिलोंग करता है तो क्या होना चाहिए भाई, L1 L2 के पैरेलल होना चाहिए, ये तो बोला गया यहाँ पर। तो मैंने एक रिलेशन ऐसे ले लिया कि L1 L2 के पैरेलल है। तो अब आपको प्रूव करना है क्या L2 और L1 भी रिलेशन में होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए बेटे, रिलेशन में होगा कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये इसके पैरेलल होना चाहिए। भाई जब ये इसके पैरेलल है तो बेटे ये इसके भी तो पैरेलल है, साफ दिखाई दे रहा है बेटे, क्लियरली टू पैरेलल लाइंस, two parallel lines always parallel to each other बेटा, parallel to each other या one another, होते ही होते हैं बेटा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल होगी ही होगी। ठीक इसी तरह से अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है तो बेटा L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगी। बिल्कुल ये क्वेश्चन है। तो हैंस वी कैन से दैट L2 एंड L1 एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इस पे चलते हैं। अब इसको समझने के लिए बेटा आपको कुछ खास है नहीं, जब ये समझ में आ गया तो बेटा ये भी समझ में आ ही जाएगा, नो डाउट। इसका क्या मतलब बेटा, दो लाइन पैरेलल है, यही तो मतलब है ना इसका, दैट मींस इट इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। चलिए अब L2 और L3 ले लेते हैं बेटा, ये बिलोंग्स टू करता है तो ये क्या होना चाहिए, L2 विल बी पैरेलल टू L3, दो कंडीशन दी हुई है। अब मेरे को चेक क्या करना है बेटा, L1 और L3 चेक करना है, वो बिलोंग करेगा कि नहीं। तो अब आप उसके लिए फिगर देखो बेटा, अगर फिगर से आपको समझ में आता है ये L1 है, ये पैरेलल किसके बेटे, L2 के, और L2 किसके पैरेलल है बेटे, L3 के, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो आपको दिखाई तो दे रहा है कि L1 पैरेलल टू L3 है, राइट। तो डेफिनेटली बेटा L1 L3 इज parallel to, since L1 is parallel to L3। नहीं समझ में आया तो आप यहां से देखिए,
L1 L2 के पैरेलल है और L2 इसके पैरेलल, इसलिए L1 L3 के पैरेलल होगा। तो आप कह सकते हैं L1 and L3 also belongs to the relation and that means it is also transitive. तो बेटे तीनों रिलेशन इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 15, इसके अंदर एक सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 और जो रिलेशन है वो ऑलरेडी ऑर्डर पेयर आपको निकाल करके दिए हुए हैं। तो ऑर्डर्स पेयर है 1 1 2 लाइक दिस, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है बेटे। अब मुझे चेक करना है, उसके आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, ये पूछा गया है। तो पहले अब निकाल लेते हैं, तीनों चीज निकाल लीजिए, उसके बाद अपने आप आंसर मिल जाएगा बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर पेयर बेटे। इससे मक्खन क्या सवाल होगा, अगर A है तो बेटे क्या होना चाहिए, क्यों 1 1 शुड बिलोंग टू है बेटा, ये रहा है, राइट। अब 2 2 है यहाँ पर, ये रहा बच्चों, ये भी बिलोंग करता है। फिर आपके क्योंकि ये सेट क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पे पेयर जितने भी दें इसमें 3 3 है, बिल्कुल है, वो आपको एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। अब 4 पे आ जाओ बेटा, 4 भी आपको दिया है तो वो भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो चारों डबलेट्स आपके यहाँ पर हैं इस ऑर्डर पेयर में, इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव बेटा। तो इसमें कुछ नहीं, नथिंग नथिंग टू डू बेटा, कुछ है ही नहीं करने के लिए, राइट। अब आ जाओ सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में क्या लेना है बेटा, A से B तो B से उल्टा। अब देखो 1 2 का उल्टा क्या होता है, 2 1। 1 2 का रिवर्स कहाँ है बेटा, 2 1 क्या है ही नहीं बेटा। तो 1 2 इज इन रिलेशन बट 2 1 इज नॉट इन रिलेशन। So what does it mean बेटा, this is not symmetric बेटे। तो सिमेट्रिक तो ये हुआ ही नहीं, राइट। चलते हैं बेटा अब इसके अंदर। अब AB से BC यानी कि A1 से 2 है तो 2 से समथिंग होना चाहिए दूसरा पेयर, तब तीसरे की सोचेंगे। तो बेटे 2 से समथिंग कौन सा है, इक्वल वाला ये नहीं लेंगे। 2 से समथिंग 2 2 2 2 है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है, राइट। डबलेट हम लेते नहीं है बेटा, 4 4 1 1 2 2। अब 1 3 लेते हैं तो 3 से समथिंग 3 2 ये नहीं चलेगा बेटा, 3 2 ये चलेगा। तो ये दोनों हैं बेटा, ये दो पेयर हैं, 1 से 3 3 से 2। तो अब क्या हो जाएगा बेटे, सिंस 1 3 belongs to relation and 3 and 2 belongs to relation, तो 1 2 ये काट दिया जाए तो 1 2 must belong to the relation। अगर बिलोंग कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है बेटे। तो 1 2 देख लेते हैं कहाँ है बेटे, 1 2 यहाँ पर है, राइट। 1 से 3 3 से 2 एंड 1 से 2 भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है बेटे। बच्चों याद रखना, मैंने कई बार बोल चुका हूँ, कंफ्यूजन ना हो। अगर डबलेट है वो ट्रांजिटिव होते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता वो भी ट्रांजिटिव होते हैं। जैसे 1 2 है तो 1 2 के साथ दूसरा 2 समथिंग है ही नहीं, तो हम उसे नहीं ले सकते बेटा, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव ही माना जाएगा। चलिए अब और प्रॉपर्टी अब ले लेते हैं बेटा। पहला ए क्या बोला गया है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, ये तो गलत हो गया बेटे, सिमेट्रिक तो है ही नहीं। तो हमारा ए क्वेश्चन नंबर ए इज फॉल्स बेटे, फॉल्स। अब बी में आ जाओ, बी में बोला है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। यस, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहा है बेटे, ये ट्रू है, बी इज ट्रू। अब सी पे आ जाओ बच्चे, सी क्या बोलता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो है ही नहीं बेटे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। चलिए अब डी आ जाओ, डी क्या बोलता है बेटे, इक्विवेलेंस, तीनों सही होने चाहिए, तीनों तो सही है ही नहीं बेटे, तो ये भी फॉल्स हो गया बेटा क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब इस चैप्टर का 1.1 का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं बेटे। आखिरी क्वेश्चन के अंदर बहुत ही हलवा सवाल है, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना है बेटे। इसके अंदर आपको सीधे सीधे एक नेचुरल सेट दिया हुआ है, वो उस नेचुरल सेट में से अब आपको जो कंडीशन वो ये दी गई है कि जो
रिलेशन बनने वाले हैं किस तरह से बनेंगे कि एज होगा बी से 2 कम होगा, दैट्स इट। और बी की वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए। एक एक करके आपसे पूछा गया है, तो क्या 2-4 रिलेशन होगा, पहले ये पूछा गया बेटा। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं बेटे। अगर 2-4 रिलेशन है तो ये ए है बेटे और ये बी है, राइट। तो हमें क्या बोला गया कि ए शुड बी बी माइनस 2, ओह सॉरी, इससे पहले आपको बोलना है कि आप बी जो है एंड बी मस्ट बी ग्रेटर देन 6 बोला है बेटे। पर बी की वैल्यू तो कितनी है बेटा, यहाँ पर 4 है, 4 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6, दैट्स व्हाई दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस 2-4 does not belong to this relation बेटे। तो पहली कंडीशन यही है कि b की वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए, b की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, 6 से कम है, तो इसको वैसे रिजेक्ट कर दो बेटा। अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। दूसरा क्या है बच्चों, 3 and 8। अब ये क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटे 8 इज ग्रेटर देन 6, तो b की वैल्यू तो ये है बेटे, तो ये एग्जिस्ट तो कर रही है फिलहाल। अब इसको कंडीशन मिला के देखते हैं, क्या a इज इक्वल टू b माइनस 2 आ रहा है। तो आपको पता है बेटा a कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो a इक्वल टू क्या होना चाहिए, यानी कि 3 की वैल्यू कैसे निकलनी चाहिए, चलो मैं लिख देता हूँ b माइनस 2। तो मुझे कैसे, b कितना है बेटा 8 में से 2 गया कितना आया 6। क्या a की वैल्यू 6 है यहाँ पर, नहीं है बेटे, यहाँ पे तो कितना लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, तो इट इज आल्सो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अब तीसरे पे चलते हैं बेटे, यानी कि सी पार्ट जो भी है आपका 6 और 8 क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, चेक कर लेते हैं बेटा। पहली बात तो 8, यहाँ पर b क्या है बच्चों 8 है, विच इज ग्रेटर देन 6, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है बेटा, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं इस फार्मूले में, इस a इज इक्वल टू b माइनस 2 मीन्स b कितना है बेटा 8 माइनस 2 कितना आएगा, a इक्वल टू 6। क्या यहाँ पे 6 है, बिल्कुल है 6 बेटा यहाँ पर, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, 6-8 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो ये आपका ट्रू है बेटे, ये है ट्रू, और ये सब फॉल्स हो गए बेटा, सब फॉल्स। अब चौथा भी बचा हुआ है क्या, हाँ 8 और 7, फोर्थ को भी ले लेते हैं बेटा, 8 and 7। चलो इसे चेक करना है, तो आपका b कितना है बेटे 7 विच इज ग्रेटर देन 6, तो पहली कंडीशन तो ओके हो गई बच्चों, राइट। अब मेरे को लेना है बेटे क्या, a इक्वल टू b माइनस 2, तो मुझे a चेक करना है बेटे, b कितना है यहाँ पर 7 माइनस 2 इज a इक्वल टू 5, a 5 आ रहा है बेटे, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर तो 8 है, इसका मतलब ये हुआ 8 also does not belong to this relation, तो this is also false बेटा, हो गया। तो ये थे बेटा आज के जितने भी मैंने क्वेश्चंस करे हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको ये कुछ हद तक समझ में आ जाए बेटा। तो अब बार बार वीडियो को देखो मेरी या किसी और की भी, तो ये चीज़ें आराम से इसको आपको दिमाग में रखने में आसानी होगी, क्योंकि बेटा आप 12th के स्टूडेंट्स हो और बाकी आप जितने 11-12 के स्टूडेंट्स हैं आगे कंपटीशन में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, नो डाउट प्रैक्टिस तो उन्हें दब के करनी ही पड़ती है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है बेटी टाइम कितना है आपके पास। तो अगर आप टाइम में टफ क्वेश्चंस की तरफ जाओगे, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, फिर उनको भी रिटर्न में लेना होता है, तो टाइम बहुत होता नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगातार आपको टच में रहना है। अब लिख के करोगे तो कहीं ना कहीं आपका समय थोड़ा ज़्यादा ही वेस्ट हो सकता है। इन दैट केस इट इज़ बेटर टू गो थ्रू द वीडियोस, और जो आपको अच्छा लगता है, हो सकता है मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा हो, फास्ट है या स्लो है, जो भी जो आपको जहाँ से जो भी वीडियो अच्छा लगता है उसे आप देखें, तो आप शायद उसे 2 मिनट में कर पाएंगे। क्वेश्चन को थोरो किया और फास्ट किया, आपने समझ लिया, हाँ ये देख लिया, तो मुश्किल से आपका 10-5 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर, मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर मेरा हिसाब है कि बहुत सारे आप चैप्टर्स की रिवीजन कर सकते हो, और आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वही आप लिखने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए बेटे वीडियोस जो हैं आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आपको रीडिंग में लेना चाहिए, मतलब देखना चाहिए उसको, और जहाँ पॉसिबल है टफ क्वेश्चन बहुत और सब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ आप रिटन प्रैक्टिस भी करते रहें, तो इससे आपका टाइम बचेगा। यही वजह है कि मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें आप देखिए, एंजॉय कीजिए, लिखने की अभी ज़रूरत नहीं लगती है। हाँ कुछ सवालों में लगेगी, वो देखा जाएगा। तो चलिए बेटा, अब आप नेक्स्ट 1.2 की तरफ चलेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।